हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन सिविल्स गुरु में आपका स्वागत है। देखो गाइस, हम लेके आए आपके लिए 8 जनवरी का डीएनए, ये डेली न्यूज एनालिसिस जो हमारा चल रहा था। डेली न्यूज एनालिसिस की बहुत सारे न्यूज़पेपर्स और बहुत सारे करंट अफेयर्स को हम इसमें समराइज़ करते हैं। तो 8 जनवरी का है, 6 और 7 का मिस हो गया है, उसे हम जल्दी अपलोड कर देंगे दोस्तों, ठीक है। तो 8 जनवरी 2022 का है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं तो 8 जनवरी को हुए हैं दोस्तों। ये थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए सॉरी। थोड़ा 1 घंटे लेट है 8 जनवरी का, क्योंकि 5 बजे अपलोड होना चाहिए था। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से थोड़ा सा नहीं हो पाया है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से कि हाल ही में, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने हाल ही में किस शहर में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय की बात करिए। ओपन रॉक संग्रहालय की बात हो रही है कि ओपन जो चट्टान का संग्रहालय है उसका उद्घाटन और म्यूजियम कहाँ पर खोला है दोस्तों, ठीक है। म्यूजियम और रॉक संग्रहालय की बात हो रही है, तो ये कहाँ पर खोला है दोस्तों। ये आंध्र प्रदेश की राजधानी तेलंगाना में, सॉरी तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में खोला है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कहाँ पर खोला है? ओपन रॉक संग्रहालय को हैदराबाद में खोला गया दोस्तों। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने हाल ही में हैदराबाद में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है। यह रॉक संग्रहालय देश के प्राचीन इतिहास और विरासत में गहराई की कहानी को दर्शाता है। मतलब इससे उस चीज़ का पता चल सकता है कि हिस्ट्री में और हमारे जितने भी एंशियंट टाइम पे जितने भी पत्थर चट्टानें वगैरह थी, उनसे कैसे कैसे क्या क्या काम होता था, इसके बारे में ये सारी चीज़ें दर्शाएगा। यह ओपन रॉक म्यूजियम को कोई कम ज्ञात तथ्यों के बारे में, यानी बहुत सारे फैक्ट हैं जो जनता को इसके बारे में एजुकेट करेंगे, यानी बहुत सारे फैक्ट इसके बारे में पता करेंगे। शिक्षित यानी कि सूचित किया जाएगा और उनको इस बारे में जानकारी दी जाएगी। इस पर्पज़ से इसको ओपन रॉक संग्रहालय को क्या किया गया, स्थापित किया गया दोस्तों। अब ओपन रॉक संग्रहालय को एक्चुअल में कैसे स्थापित किया जाता है। सबसे पहले देखो, जो काउंसिल ऑफ यानी कि जो CSIR है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च इंडस्ट्रियल जो रिसर्च है, ये CSIR क्या करती है, रिसर्च करती है रॉक्स के ऊपर और उसको एक लेबोरेटरी में भेजती है, लैब में भेजती है। लैब होता है नेशनल NGRI नाम से लैब है, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है। NGRI को सेंड करता है और NGRI इस पर रिसर्च करता है दोस्तों। अब NGRI के बारे में देखते हैं दोस्तों। NGRI जो है कॉन्स्टिट्यूएंट रिसर्च लेबोरेटरी है, किसकी? CSIR की। NGRI जो है CSIR की एक कॉन्स्टिट्यूएंट रिसर्च लेबोरेटरी है जो 1961 में एस्टेब्लिश हुई थी दोस्तों, ठीक है। उसके बाद CSIR की बात करें, CSIR क्या है? CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये भी क्या है? ये 1942 में सेटअप हुई थी। ये भी एक ऐसी ऑटोनोमस बॉडी है दोस्तों, तो बहुत सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंडिया में क्या करती है, ऑर्गेनाइज करती है CSIR, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम पहले चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ CDS जनरल बिपिन रावत पर रखने की घोषणा की थी? ये मैनपुरी सैनिक स्कूल की बात हो रही है दोस्तों। ये कौन सी थी? डी, मतलब उत्तर प्रदेश सरकार। आंसर इज डी, उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम पहले चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ CDS जनरल बिपिन रावत जी के नाम पर रखने की घोषणा की है दोस्तों, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम पहले चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ CDS जनरल बिपिन रावत रखने की घोषणा की थी। मैनपुरी में स्थित सैनिक स्कूल की शुरुआत 1 अप्रैल 2019 को हुई थी। उत्तर प्रदेश सरकार और रक्षा मंत्रालय के बीच 30 अप्रैल 2015 को हुए एक समझौते के आधार पर इस स्कूल की स्थापना की गई है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, खेलो इंडिया गेम्स 2023 का आयोजन किस राज्य में करने की घोषणा की है? खेलो इंडिया गेम्स की बात हो रही है दोस्तों। तो खेलो इंडिया गेम्स 2023 का आयोजन किस राज्य में होगा? तो मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया गेम्स 2023 का आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर दोस्तों? मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों जैसा बता रहे हैं हम, तो दोस्तों 2020 जो खेलो इंडिया गेम्स है उसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? 2020 का आयोजन हुआ था गुवाहाटी आसाम में। कहाँ पर? गुवाहाटी के आसाम में 2020 का। 2022 का जो होगा वो कहाँ पर होगा? 2022 खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो होगा वो होगा पंचकुला हरियाणा में। कहाँ पर? पंचकुला हरियाणा में होगा ये, ठीक है। 2023 का हमने आपको बताया कहाँ पर होगा? मध्य प्रदेश में, ठीक है। आप पढ़ सकते हो कि मध्य प्रदेश राज्य में खेलो इंडिया गेम्स 2023 का आयोजन करने की घोषणा की गई है दोस्तों, ठीक है।
इसकी शुरुआत भारत में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए की गई थी। मध्य प्रदेश सरकार ने इसके पहले चरण के लिए 176.59 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर के संचालन और रखरखाव पर 15.56 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे दोस्तों। तो कहाँ पर होगा 2022 और 23 का जो है खेलो इंडिया गेम्स कहाँ पर होगा? मध्य प्रदेश में होगा दोस्तों। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में किया रखा जाएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश में किया जाएगा दोस्तों। इसमें करीब 25 स्पोर्ट्स होंगे दोस्तों, 25 इवेंट्स खेले जाएंगे। 25 स्पोर्ट्स इवेंट्स आर टू बी ऑर्गेनाइज जस्ट लाइक जैसे योगा, मलखम, थंग था, कलियापट्टू एंड गटका, इनको भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। 5 गेम है, इनको भी याद रखेगा। नंबर 1 कौन सा है? योगा को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। दूसरा मलखम को भी इसमें इंक्लूड रखा गया है। उसके बाद है थंगला, जो आपका मणिपुर का है, थंगला को भी इसमें रखा गया है, मणिपुर मेघालय का है। उसके बाद कलरीपट्टू जो केरला का है, कलरीपट्टू एक तरीके की मार्शल आर्ट है। और गटका जो है दोस्तों पंजाब का गेम है। कहाँ का? पंजाब का एक गेम है जिससे तलवार वो लेके इस तरीके से स्वर्ण वो लेके सीड मतलब जो बचाते हैं उसको गटका, उससे लड़ा जाता है। तो ये 5 गेम्स को क्या है यहाँ पर रखा गया है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा जारी प्रारंभिक आंकड़े के अनुसार भारत ने दिसंबर में सबसे अधिक मासिक यानी कि मंथली निर्यात 37 बिलियन डॉलर का रिकॉर्ड बनाया दोस्तों? तो किस मंत्रालय ने ये जारी किए हैं आंकड़े, उसकी बात हो रही है। तो ये मंथली एक्सपोर्ट की बात हो रही है कि जो सबसे ज़्यादा निर्यात किस महीने में रिकॉर्ड किया है। तो ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय यानी कि ऑप्शन नंबर डी ने बताया कि भैया दिसंबर के महीने में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है इंडिया ने, 37 बिलियन डॉलर अब तक का सबसे रिकॉर्ड है। तो ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की जारी आंकड़ों के अनुसार बताया गया कि भारत ने दिसंबर में सबसे अधिक मासिक निर्यात का रिकॉर्ड बना दिया दोस्तों। आयात भी पिछले दिसंबर से 38% यानी कि जो इम्पोर्ट है वो भी कितना है? इम्पोर्ट भी करीब 38% तक बढ़ा है दोस्तों। कितना बढ़ा है? 38% तक बढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 की मेजबानी कहाँ होगी? 2022 राष्ट्रीय युवा महोत्सव की बात हो रही है दोस्तों। कहाँ पर होगी इसकी मेजबानी? इसकी मेजबानी होगी दोस्तों पुडुचेरी में। कहाँ पर? पुडुचेरी में। कि 25वां राष्ट्रीय, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो है 12 से 16 जनवरी 2022 तक पुडुचेरी में आयोजित किया जाएगा। पुडुचेरी में आयोजित होने जा रहा है दोस्तों। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाए जाते हैं। वहीं भारतीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। और राष्ट्रीय युवा दिवस सबसे पहले प्रारंभ कब किया गया था? 1984 में, 1984 में सबसे पहले राष्ट्रीय युवा दिवस को क्या किया गया था? आरंभ किया गया था, स्टार्ट किया गया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कब हो गए? 12 जनवरी जो विवेकानंद जी की जयंती है उस पर मनाया जाता है। और दूसरी बात ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के द्वारा यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उपयोगकर्ता ट्रैकिंग पर किस देश ने गूगल और फेसबुक पर 210 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया दोस्तों? यानी कि जो उपयोगकर्ता ट्रैकिंग करते हैं उस पर ऐसा कंट्री कौन सा है? तो यह है फ्रांस। फ्रांस नंबर यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। फ्रांस ने गूगल और फेसबुक पर दोस्तों हाल ही में 210 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया है। क्योंकि फ्रांस में कुकी ट्रैकिंग के लिए गूगल और फेसबुक पर जो कुकीज़ होती है ना, आती हैं, आप देखते हो कई बार जब आप सर्फिंग करते हो तो कुकीज़ आ जाती हैं। तो कुकीज़ ट्रैकिंग पर संयुक्त रूप से मिलकर 235 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया है फ्रांस गवर्नमेंट ने। किसने? फ्रांस की गवर्नमेंट ने दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस देश ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है या ऐसा दावा किया है? ठीक है, तो यह है उत्तर कोरिया, यानी कि सी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस, कि उत्तर कोरिया ने हाल ही में दावा किया है। लेकिन वहीं पर देखा जाए तो दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल ने 7 जनवरी AP यानी कि दक्षिण कोरिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल के परीक्षण के जो उत्तर कोरिया का दावा है उसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि यह एक सामान्य बैलिस्टिक मिसाइल था, ना कि कोई हाइपरसोनिक मिसाइल जिसे बीच में ही नष्ट किया जा सकता है। यानी कि इसका जो क्रिटिसिज्म किया है वो दक्षिण कोरिया ने किया है कि उत्तर कोरिया ने ऐसा कोई भी परमाणु हथियार या हाइपरसोनिक मिसाइल हथियार नहीं बनाया है।
ये सिर्फ एक अफवाह उड़ाई हुई है उत्तर कोरिया के द्वारा, ठीक है। तो ये दावा किया गया है किसके द्वारा? दक्षिण कोरिया के द्वारा दोस्तों, ठीक है। यह मिसाइल दोस्तों मतलब हवा की गति से यानी साउंड की करीब 5 टाइम्स ज़्यादा गति से उड़ सकती है। यानी कि अगर बात करें किलोमीटर्स में तो इसकी स्पीड है 6200 किलोमीटर पर आवर। कितना? 6200 किलोमीटर पर आवर स्पीड इसकी। किसने बताई है? नॉर्थ कोरिया ने इसकी स्पीड दावा किया है, ठीक है। कितना दावा किया है? 6200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, यानी कि 3850 माइल्स पर आवर की बात हो रही है, ठीक है दोस्तों। तो ये दावा किया था, बट इसका दावा साउथ कोरिया ने खारिज कर दिया है। अब हाइपरसोनिक मिसाइल समझो क्या होते हैं। तो हाइपरसोनिक मिसाइल होती हैं दोस्तों जो कि गति की स्पीड से 5 और 10 मैक गति से उड़ती हैं और जो एटमॉस्फेयर में 90 किलोमीटर अबव तक क्या करती हैं? तेज़ी स्पीड से उड़ती हैं दोस्तों। और ये एक हाई पेलोड ले जाने के लिए, यानी कि बहुत ज़्यादा वेट ले जाने के लिए भी महारत हासिल होती है, तभी इन्हें हाइपरसोनिक मिसाइल कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे फिर से CACP के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है दोस्तों? किसे किया? विजयपाल शर्मा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विजयपाल शर्मा को फिर से CACP का क्या चुना गया है? अध्यक्ष चुना गया है दोस्तों, ठीक है। 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद, ये एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, पिछले साल मई में पद छोड़ने के बाद केंद्र ने विजयपाल शर्मा को कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। और जो MSP है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और अन्य सुधारों पर प्रस्तावित समिति में CACP अध्यक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। एक तरीके से ये इसके दाम निर्धारित करते हैं। तो विजयपाल शर्मा भारतीय प्रबंध संस्थान यानी IIM अहमदाबाद में कृषि प्रबंधन केंद्र में प्रोफेसर हैं। उन्हें पहली बार जून 2016 में CACP का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था दोस्तों, ठीक है। तो किसे बनाया गया CACP का द्वारा अध्यक्ष? विजयपाल शर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसने असम राइफल्स के 20वें IG के रूप में पदभार ग्रहण किया दोस्तों? किसने किया दोस्तों? यह विकास लखेरा, यानी ऑप्शन नंबर सी। विकास लखेरा जो है, इन्होंने क्या किया है? असम राइफल्स के 20वें IG के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया दोस्तों। कोहिमा जो है दोस्तों 7 जनवरी मेजर जनरल विकास लखेरा ने असम राइफल्स के इनकी जो उत्तरी ब्रांच है उसके 20वें महानिरीक्षक IG का पदभार ग्रहण कर लिया है। और शुक्रवार को यह बयान में जानकारी दी गई कि विकास लखेरा ने 20वें IG के रूप में पदभार को ग्रहण कर लिया दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन ऑफ डे है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 लॉन्च किया दोस्तों? किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा ऐसा किया गया है? तो यह गुजरात। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यानी गुजरात के द्वारा स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 लॉन्च किया गया दोस्तों। 5 जनवरी 2022 को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और शिक्षा मंत्री जीतू बघानी ने गुजरात राज्य में स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 जिसे बोलते हैं SSIP 2.0 लॉन्च की है। SSIP 2.0 को अकादमिक संस्थानों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में नवाचार यानी कि इनोवेशन में स्कूली छात्रों को आर्थिक रूप से समर्थन देने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया दोस्तों, ठीक है। तो ये पॉलिसी किसने की है? गुजरात राज्य सरकार ने, कि भैया इनोवेशन में काम होगा या इस तरीके से कुछ ना कुछ चीज़ें बढ़ेंगी। इस तरीके से गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और जो शिक्षा मंत्री हैं जीतू बघानी ने मिलकर ये पॉलिसी लॉन्च की दोस्तों। अभी एजुकेशन का अक्षर आप देख सकते हो कि पॉलिटिक्स में बदलने से, पॉलिटिक्स में जो बदलाव आ रहे हैं उसकी वजह से एजुकेशन पिछड़ता ही जा रहा है। तो कुछ नए अथक प्रयास करने पड़ेंगे, क्योंकि युवाओं को एजुकेशन की तरफ ना जाकर उनको पॉलिटिक्स और इस तरह की वाहियात बातों में एक तरफ उलझाया जा रहा है। तो इस तरह की से आप देख सकते हो कि एजुकेशन पर हमें कहीं ना कहीं ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। लोगों को स्किल्ड करने की ज़रूरत है, उनको इनोवेट करने की बहुत ज़रूरत है। तो इस तरह का कुछ ऐसा क्राइटेरिया, कुछ ऐसी चीज़ें आनी चाहिए, होना चाहिए। गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी लागू करनी चाहिए जिससे थोड़ा सा हमारे देश में, हमारे राज्य में थोड़ा सा बेहतर चीज़ें बेहतर तरीके से निकल कर आनी, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है, आज के लिए 10 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट तरीके से बनाएंगे और अच्छा थोड़ा सा इसको इम्प्रोवाइज़ करेंगे। अभी थोड़ा सा माहौल प्लस माइनस चल रहा है तबीयत की वजह से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहेगा दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे हमें थोड़ा एंगेजमेंट मिले और आपके दोस्तों तक एक ज्ञान और एक अच्छा वीडियो, एक अच्छी नॉलेज पहुँच पाए दोस्तों।
So now thank you for watching it and love you all.